इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। आज इस बुलेटिन में बात होगी नागपुर में हिंसा पर घिरी बीजेपी सरकार की, महाकुंभ पर मोदी के बयान पर राहुल के तीखे जवाब की, जानेंगे चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों मारी पलटी, सोनिया गांधी ने मनरेगा पर क्यों उठाए सवाल, और देखेंगे संभल में क्यों नेजा मेले को प्रशासन ने नहीं दी इजाजत। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा वोटर आईडी कार्ड। चुनाव आयोग की गृह मंत्रालय और यूआईडीएआई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद फैसला। इंदिरा भवन में कांग्रेस की हुई बैठक, पार्टी अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल रहे मौजूद। संगठन को मजबूत बनाने सहित तमाम मुद्दों पर हुई चर्चा। 22 मार्च को मणिपुर का दौरा करेगा सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का विशिष्ट दल, कानूनी और मानवीय मदद का लेगा जायजा, विस्थापित लोगों की जरूरतों और उनके उपायों पर करेगा चर्चा। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 1131 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 75,301 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 325 अंकों की बढ़त के साथ 22,834 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के समय से ही सांप्रदायिक टकराव को बढ़ाने वाले बयान दिए जा रहे थे। होली के मौके पर भी माहौल खराब करने की कोशिश की गई और इसका असर अब दिखाई दिया। अचानक ही महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का गृह जिला नागपुर सुलग उठा। तो कैसे नागपुर में फैली हिंसा, देखिए रिपोर्ट। 17 मार्च 2025 को नागपुर के महाल इलाके में हिंसा भड़की। इस घटना की चर्चा पूरे देश में हो रही है। खासकर राज्य के सीएम देवेंद्र फडणवीस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि राज्य के सीएम होने के साथ साथ वो नागपुर की दक्षिण पश्चिम सीट से विधायक भी हैं। यही नहीं, राज्य में बीजेपी का सीएम बनते ही नागपुर में हुई इस घटना के बाद से विपक्ष के उन सभी आरोपों को बल मिल गया है जिसमें वो कहता है कि बीजेपी बांटने और नफरत की राजनीति करती है। और अब जब बीजेपी का सीएम बनते ही नागपुर में 1927 के बाद पहली बार सांप्रदायिक हिंसा की घटना हुई, जिससे बीजेपी घिर गई है। वहीं अब माहौल बिगड़ता देख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान आया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ये हिंसा सुनियोजित थी। विधानसभा में नागपुर मुद्दे पर बोलते हुए सीएम फडणवीस ने कहा कि पुलिस पर हमले को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद अफवाह फैली कि धार्मिक सामग्री को जलाया गया। ऐसा लगता है कि ये सुनिश्चित हिंसा थी, लेकिन किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। छावा फिल्म ने लोगों के औरंगजेब के खिलाफ गुस्से को भड़काया है, लेकिन सभी को राज्य में शांति बनाए रखनी है। फडणवीस के अलावा केंद्रीय मंत्री और नागपुर से सांसद नितिन गडकरी ने भी शांति की अपील की। वहीं मामले को लेकर पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंघल ने बताया कि नागपुर शहर में हुई हिंसा के सिलसिले में 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और 5 एफआईआर दर्ज की गई है। अब देखना ये होगा कि ये टकराव यही थम जाएगा या फिर इसका असर दूसरे बीजेपी शासित राज्यों में भी देखने को मिलेगा। नागपुर में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी की सरकार अब विपक्ष के निशाने पर है, तो सरकार हिंसा को लेकर अपनी नाकामी मानने को भी तैयार नहीं दिख रही है। संसद में भी महाकुंभ में हुई अव्यवस्थाओं को लेकर मोदी सरकार ने नाकामी नहीं स्वीकार की। पीएम मोदी ने महाकुंभ को लेकर लोकसभा में बयान तो दिया, लेकिन पीएम के बयान में विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं मिले। राहुल ने तो इसे लेकर पीएम पर तीखा हमला ही कर दिया। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार महाकुंभ पर बयान दिया। उन्होंने प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के आयोजन को मील का पत्थर बताया। कहा कि ये एक जागृत राष्ट्र की भावना को दर्शाता है। उन्होंने प्रयागराज में महाकुंभ की सफलता में योगदान देने वाले लोगों की सराहना करते हुए कहा कि इस ऐतिहासिक आयोजन ने देशवासियों को बहुत प्रेरणा दी है। पीएम ने महाकुंभ की सफलताएं गिनाई, लेकिन इसमें लगातार हुए हादसे पर कुछ नहीं बोले। संसद में जब पीएम मोदी ने बोलना शुरू किया तो विपक्ष की तरफ से ये सवाल भी उठाया गया कि आखिर पीएम मोदी को किस नियम के तहत बोलने की अनुमति दी गई है, और दूसरा, महाकुंभ को लेकर विपक्ष को सवाल पूछने से क्यों रोका जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने इसे लेकर नियम 372 का हवाला दिया और कहा कि इस नियम में सार्वजनिक महत्व के विषय पर मंत्री को बयान देने की अनुमति देता है, लेकिन सदन में उस समय कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। लेकिन सदन के बाहर जरूर पीएम मोदी के बयान पर सवाल उठे। राहुल गांधी ने तीखा हमला करते हुए कहा, एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी, श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि देखिए, कुंभ की जगह है, मगर जो युवा
कुंभ में गए, उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए और प्रधानमंत्री को रोजगार के बारे में भी बोलना चाहिए। थैंक यू। आपको बोलने नहीं दिया गया था, आपको बोलने नहीं दिया गया। नहीं, देखिए, बोलने तो नहीं देते हैं। डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है, जो एलओपी को तो मतलब परमिशन देनी चाहिए, मगर नहीं देते हैं। बट ये न्यू इंडिया है। राहुल के तेवरों से साफ है कि महाकुंभ हो या फिर दूसरे मुद्दे, वो मोदी सरकार को किसी तरह की राहत नहीं देंगे। विपक्ष ने सवाल उठाए, जवाब नहीं मिला तो विपक्ष के सांसदों ने सदन का बहिष्कार तक कर दिया। विपक्ष के तेवरों से साफ है कि महाकुंभ के मुद्दे पर वो सरकार को घेरती रहेगी। वैसे घिरा हुआ तो चुनाव आयोग भी दिखाई दे रहा है। वोटिंग के आंकड़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस बार चुनाव आयोग अपनी पुरानी दलीलों से पूरी तरह से यू टर्न ले गया। तो क्या दलील दी चुनाव आयोग ने, देखिए रिपोर्ट। लोकसभा और विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद मतदान के आंकड़ों को लेकर विपक्ष लगातार शिकायत करता आ रहा है, क्योंकि वोटिंग के आंकड़े 48 घंटे बाद भी चुनाव आयोग नहीं दे पा रहा था। विपक्ष ने जब फॉर्म 17C, जिस पर पोलिंग बूथ के आंकड़े होते हैं, उसे वेबसाइट पर डालने की मांग, लेकिन पहले चुनाव आयोग इससे इनकार करता रहा। लेकिन ज्ञानेश कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद अब चुनाव आयोग के सुर बदलते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और कोमन काज की तरफ से जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें चुनाव आयोग को लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदान समाप्त होने के 48 घंटे के भीतर मतदान केंद्रवार मतदाता मतदान डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश देने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान चुनाव आयोग की तरफ से पेश वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस मुद्दे पर सभी दलों के सदस्यों से बातचीत करने को तैयार हैं। इसके बाद सीजीआई की पीठ ने कहा कि वो 10 दिन में लिखित में अपनी बातें आयोग के सामने रखें। उसके बाद जब आयोग उन्हें बुलाए तब वहां जाएं। कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी कहा कि वो इन बैठकों के फैसलों के बारे में उसे जानकारी दे। इसके बाद अदालत ने सुनवाई 28 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। पिछले साल 17 मई को शीर्ष अदालत ने इन याचिकाओं पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा था, जिसके बाद उस समय के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की तरफ से एनजीओ की मांग का विरोध करते हुए तर्क दिया था कि इससे चुनावी माहौल खराब होगा और आम चुनावों के बीच चुनाव मशीनरी में अराजकता पैदा होगी। लेकिन अब नए मुख्य चुनाव आयुक्त के तेवरों से साफ है कि वो विपक्ष की मांग पर विचार करने को तैयार है। ज्ञानेश कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद अब चुनाव आयोग में बदलाव दिखाई दे रहा है, लेकिन पिछले 10 साल से मनरेगा योजना को कमजोर करने की जो कोशिश चली आ रही है, मोदी सरकार की उस रणनीति में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने संसद में सवाल उठाए। तो क्या कहा सोनिया ने, देखिए रिपोर्ट। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण जारी है। इस दौरान राज्यसभा में सीपीसी चेयरपर्सन और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मनरेगा को लेकर मोदी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने मनरेगा मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी और वर्किंग डेज की संख्या भी बढ़ाने की मांग की। सोनिया ने कहा कि मनरेगा लाखों ग्रामीणों और गरीबों के लिए एक अहम सुरक्षा कवच रहा है। हालांकि ये गहरी चिंता का विषय है कि वर्तमान सरकार ने इसे कमजोर कर दिया। इसके लिए बजट में केवल 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो पिछले 10 सालों में जीडीपी के प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम है। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने मनरेगा को लेकर सरकार से मांग करते हुए कहा कि मनरेगा में मिलने वाली मजदूरी में न्यूनतम 400 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी की जाए, मजदूरी की राशि समय पर जारी की जाए और गारंटीड वर्किंग डेज की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 दिन सालाना की जाए। बता दें कि सोनिया गांधी यही नहीं रुकी। उन्होंने आगे कहा कि वेतन भुगतान और वेतन दरों में लगातार देरी होना इन्फ्लेशन को संतुलित करने के लिए काफी नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इन चिंताओं के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इस योजना को जारी रखने और इसका विस्तार करने के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान लागू किए जाएं। अब सोनिया गांधी की इस मांग और उनके आरोपों पर मोदी सरकार की ओर से क्या जवाब आता है, ये देखना होगा। मनरेगा कांग्रेस की सरकार लाई थी। ये योजना इतनी कारगर साबित हुई है कि मोदी सरकार इसे बंद करने की हिम्मत नहीं कर पाई, लेकिन इसका बजट जरूर कम किया गया है, जिस पर विपक्ष सवाल करता रहा है। तो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाए हैं, जांच एजेंसियों और निचली कोर्ट पर। तो क्या सवाल उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिया है। कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से बार बार आरोपियों को बेवजह पूछताछ के लिए हिरासत में लेने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। इसे लेकर जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि ये एक लोकतांत्रिक देश है और इसे पुलिस स्टेट की तरह काम नहीं करना चाहिए, जहां कानून प्रवर्तन एजेंसियां हकीकत में बिना किसी जरूरत के आरोपियों को हिरासत में लेने के लिए मनमाने अधिकारों का प्रयोग करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लोकतांत्रिक व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि 2 दशक पहले एक छोटे मामलों में जमानत याचिकाएं शायद ही कभी हाईकोर्ट तक पहुंची थी।
शीर्ष अदालत की तो बात ही छोड़िए, लेकिन आज ये चौंकाने वाला तथ्य है कि सुप्रीम कोर्ट उन मामलों में भी जमानत याचिकाओं पर फैसला कर रहा है जिनका निपटारा ट्रायल कोर्ट स्तर पर कर दिया जाना चाहिए था। इस तरह सिस्टम पर अनावश्यक रूप से बोझ डाला जा रहा है। बड़ी बात यह है कि 2022 में ही सर्वोच्च न्यायालय ने जांच एजेंसियों पर हिरासत की आवश्यकता नहीं होने पर अधिकतम 7 साल तक की सजा वाले संज्ञेय अपराधों में गिरफ्तारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पीठ ने कहा कि जिस आरोपी ने जांच में सहयोग किया हो और जिसे जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया हो, उसे सिर्फ आरोप पत्र दाखिल होने के बाद हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए। जांच एजेंसियों की कार्रवाई हो या फिर निचली कोर्ट के छोटे से छोटे मामले में जमानत नहीं देने की नीति, सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर सवाल उठाए। तो वही सवाल संभल में नेजा मेले की इजाजत नहीं मिलने पर भी उठ रहे हैं। जिला प्रशासन ने सैकड़ों सालों से होली के बाद लग रहे इस मेले को इजाजत नहीं दी है, उल्टा आयोजकों को ही धमकाया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। संभल में सैकड़ों सालों से होली के बाद सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर नेजा मेले का आयोजन होता आ रहा है। इस बार भी होली के बाद मेला कमेटी ने 25 से 27 मार्च को मेला लगाने का ऐलान किया था, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी है। मेला से सप्ताह पहले जिस स्थान पर ढाल गाड़ी जाती थी, उस गड्ढे को पुलिस और प्रशासन ने बंद करा दिया है। साथ ही चेतावनी भी दे दी है कि यहाँ पर ढाल गाड़ने की कोशिश भी नहीं की जाए। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। दूसरी तरफ नगर नेजा मेला कमेटी के अध्यक्ष शाहिद हुसैन मसूरी ने कहा कि संभल में सैकड़ों सालों से मेले का आयोजन किया जा रहा है, कभी भी इसे लेकर आपत्ति नहीं जताई गई, लेकिन इस साल पुलिस अधिकारियों ने ये कहते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया कि सालार मसूद गाजी आक्रांता थे और उनकी याद में मेले का आयोजन नहीं होगा। हम वरिष्ठ अधिकारियों से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे। नेजा कमेटी के पदाधिकारियों ने एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा से भी मुलाकात की थी। पदाधिकारियों ने उनसे मेले के आयोजन की अनुमति मांगी थी, लेकिन तब भी एसडीएम ने साफ कर दिया था कि नेजा मेले के नाम पर कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। जबकि मेले के कमेटी से जुड़े लोगों ने कहा था कि नेजा मेला सदियों पुरानी परंपरा है और इसे उसी स्वरूप में आयोजित किया जाना चाहिए, लेकिन प्रशासन सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की इजाजत नहीं देगा। नेजा मेला कमेटी के लोग अनुमति मांगने संभल के एसएसपी शीश चंद्र के पास भी पहुंचे थे, लेकिन एसएसपी ने कमेटी के सदस्यों से कहा, आप लोग लुटेरे के नाम पर मेले का आयोजन करके अपराध करते रहे हैं। जिसने इस लुटेरे के नाम पर मेले का आयोजन किया वो व्यक्ति देशद्रोही की श्रेणी में आएगा। आज तक भले ही नेजा मेले का आयोजन होता रहा हो, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। नेजा मेला एक बुरी कुरीति थी। किसी भी लुटेरे के नाम पर मेले का आयोजन किया जाना पूरी तरह से गलत है। कानून व्यवस्था के चलते इजाजत नहीं दी जा रही है। मेला लगाने की किसी को कोई अनुमति नहीं है। अगर कोई नियम तोड़ेगा तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। संभल में लगातार टकराव बना हुआ है, इसे लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, लेकिन ये खबर धरती से नहीं आसमान से आई है। अमेरिकी स्पेस स्टेशन से सुनीता विलियम्स की वापसी हो रही है। धरती के लिए उनका सफर शुरू हो गया है, देखिए रिपोर्ट। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 9 महीने 13 दिनों बाद धरती पर लौट रही हैं। उनके साथ स्पेस स्टेशन में मौजूद क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट्स निक हैग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव भी वापस आ रहे हैं। नासा ने बताया कि स्पेसएक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सफलतापूर्वक अनडॉक हो गया है। ये स्पेसक्राफ्ट 19 मार्च को सुबह लगभग 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड होगा और इसका दुनिया भर में लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 5 जून 2024 को परीक्षण यान स्टारलाइनर से आईएसएस के लिए उड़ान भरी थी और 8 दिन बाद उनकी वापसी तय थी, लेकिन इस बीच यान में खराबी के कारण ये वापसी अटक गई। 9 महीने तक लगातार ये सवाल उठते रहे कि आखिरकार इनकी वापसी कब होगी। ज्यादा दिनों तक स्पेस में रहने से क्या उनके स्वास्थ्य पर कोई गलत असर तो नहीं पड़ेगा। कई बार उनकी वापसी की योजनाएं भी बनाई गई, लेकिन हर बार यह योजना टाल दी गई और अब क्रू 10 मिशन के तहत उनकी वापसी हो रही है। अंतरिक्ष से धरती पर लौटने का उनका यह सफर करीब 17 घंटों का है, लेकिन जैसे ही ड्रैगन कैप्सूल धरती के वायुमंडल में फिर से एंट्री करेगा तो उसे भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। कहा यह भी जा रहा है कि धरती पर लौटने के बाद उन्हें शारीरिक रूप से कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में उनकी सुरक्षित वापसी पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं, लेकिन भारत में इसका उत्साह अलग ही है। दरअसल सुनीता विलियम्स भले ही नासा की एस्ट्रोनॉट हैं, लेकिन हकीकत में वो भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षित वापसी की कामना करते हुए गुजरात स्थित उनके पैतृक गांव में हवन पूजन भी किया जा रहा है। इस बीच पीएम मोदी ने भी सुनीता विलियम्स के नाम चिट्ठी लिखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भारत की बेटी बताते हुए इस चिट्ठी में लिखा है कि वो भले ही हजारों मील दूर हैं, फिर भी दिलों के करीब हैं, जिस पर सुनीता विलियम्स ने भी पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। इस बार अपनी अंतरिक्ष यात्रा में सुनीता विलियम्स एक यात्रा में आईएसएस पर सबसे ज्यादा दिन बिताने वाली तीसरी महिला वैज्ञानिक बन गई हैं। इस दौरान 9 बार में 62 घंटे 6 मिनट स्पेस वॉक कर सुनीता विलियम्स ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बीजेपी
को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया मिल गया है। नाम है चंद्रबाबू नायडू। ये गेट आंध्र प्रदेश में खुलता है। बीजेपी ने पिछले कई सालों से दक्षिण भारत और पश्चिमी बंगाल में घुसने की भरसक कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। जब बीजेपी को 0.3 के बैंड बाजा और बाराती नीतीश कुमार और नायडू ने उसे फिर से दूल्हा बना दिया। इस मौके पर नायडू ने साउथ इंडिया में जहां पर के बीजेपी के 3 भाषा वाले बिल का विरोध जमकर हो रहा है, उसका समर्थन कर दिया है।